नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। तो आइए सबसे पहले खबरदार में खबरों को खबरों के लेंस से देख लेते हैं। कल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण होना है और ऐसा लग रहा है जैसे वाराणसी शिव भक्ति में रमी हुई है। कल महादेव को समर्पित होगा उनका नया मंदिर परिसर। पिछले 33 दिनों से यहां पर काम चल रहा है और कल शिव भक्त नरेंद्र मोदी अपने महादेव को नया मंदिर परिसर अर्पित करेंगे। काशी के रक्षक को समर्पित हो रहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की खुशी काशी वासियों के दिलों में उफान मार रही है। तो आज हम आपको काशी की भव्यता और दिव्यता के दर्शन करवाएंगे। हम आपको कल होने वाली लोकार्पण समारोह की तैयारियां और काशी के लोगों की खुशी की झलक दिखाएंगे। इसके अलावा खबरदार में हम बात करेंगे 50 साल पुरानी उस ऐतिहासिक विजय गाथा की जिसने पाकिस्तान को बताया था कि हिंदुस्तान से सीधी लड़ाई लड़ना उसके बूते की बात नहीं। 50 साल पहले वर्ष 1971 में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय वीरों के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। 16 दिसंबर 1971 का दिन पाकिस्तान के लिए शर्म दिवस है और भारत का विजय पर्व। आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम में पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सीधी लड़ाई में पाकिस्तान कभी नहीं जीता, उसी तरह परोक्ष युद्ध में भी पाकिस्तान भारत से कभी नहीं जीत पाएगा। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे अमेरिका में आए एक ऐसे तूफान की तस्वीरें जिस तूफान से अमेरिका में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। 365 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने वो स्थिति पैदा कर दी कि घर के अंदर रहना भी असुरक्षित हो गया था। तूफान के बाद की तस्वीरें आपको वहां की बर्बादी की कहानी खुद बताएंगी। लेकिन खबरदार में सबसे पहले आइए बात करते हैं भोले की नगरी काशी की। काशी विश्वनाथ के दर्शन अब गलियों से गुजरकर नहीं, भव्य प्रांगण से होते हुए आप करेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। शिव भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा से जल लेंगे, शिव का जलाभिषेक करेंगे और फिर अर्पित करेंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। कॉरिडोर के लोकार्पण की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका जायजा ले चुके हैं। जितनी भव्यता काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में नजर आ रही है, उतनी ही दिव्यता काशी की हवा में घुली हुई है। भोले का घर वही है, बस उनके आसपास खुली जगह कर दी गई है। भक्त इसी को देखकर भाव विभोर हुए जा रहे हैं। काशी का स्वरूप भले ही बदले, रंग नहीं बदलता। काशी का ढंग भले ही बदले, मन नहीं बदलता। वो नगरी मस्त मौला भोले की नगरी है। यहाँ जो भी आता है इसकी दिव्यता में घुल जाता है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने मंदिर प्रांगण को भव्यता प्रदान की है। पहले गलियों से होकर बाबा से मिलने जाना पड़ता था। अब उत्कृष्ट और विशाल प्रांगण से होकर मंदिर की अलौकिकता को महसूस करते हुए शिव भक्त बाबा के दर्शन करते हैं। ये नक्काशियां, ये फूलों से सजी चारदीवारियां, ये स्वर्ण शिखर, ये स्वर्ण पताका महादेव के इस धाम को चार चांद लगाते हैं। शिव भक्तों को अब दूर से ही महसूस हो जाता है कि वो अपने ईश्वर के पास आते जा रहे हैं, क्योंकि कॉरिडोर की भव्यता उन्हें इसका एहसास कराती है। सूरज की रोशनी में सोने के शिखर की चमक से जगमगा उठता है पूरा प्रांगण। धूप का सुनहलापन परिसर की जमीन पर नजर आता है। बाबा विश्वनाथ का जो मुख्य मंदिर है, हम उसके प्रांगण में मौजूद हैं और चारों तरफ प्रांगण का जो नया रूप है हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले उस मंदिर के दर्शन करिए, उस पताके का दर्शन करिए जिसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ठीक इस मंदिर के नीचे वो गर्भगृह है, शिवलिंग है, जहां पर बाबा विश्वनाथ विराजमान हैं। इस नए रूप को आप देख सकते हैं। बिल्कुल खुला खुला हुआ ये प्रांगण पूरा का पूरा, और इस प्रांगण में अब बिल्कुल नए तरीके से ये काशी विश्वनाथ मंदिर दिखाई दे रहा है। चारों तरफ नए स्वरूप में ये कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ है और ये प्रांगण का आप स्वरूप देखें तो लाल पत्थरों से बना हुआ ये पूरा प्रांगण है। बिल्कुल प्राचीन काशी की एक झलक और बिल्कुल नए स्वरूप में आपको इस वक्त दिखाई देगी। कल प्रधानमंत्री मोदी बाबा विश्वनाथ को उनके मंदिर का नया प्रांगण अर्पित करेंगे। इस लोकार्पण का मुहूर्त केवल 20 मिनट का है,
जो 1:37 से 1:57 तक है। पीएम मोदी इस दौरान मंदिर में रहेंगे। बाबा विश्वनाथ जी की कृपा से, बाबा विश्वनाथ जी के प्रेरणा से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इच्छा शक्ति के कारण ये विस्तृत रूप में कॉरिडोर का निर्माण हुआ, मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। ये अलौकिक है। कल कितने बजे प्रधानमंत्री का मुहूर्त है, कुछ बताएंगे? तो 1 बजे से 3 बजे का कार्यक्रम मंदिर के अंदर में है। उस बीच में हम लोग पूजन भी करेंगे, इसका विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शिव भक्त हैं, ये बात सभी जानते हैं। इसीलिए अपने ईश्वर का जलाभिषेक वो गंगा जल से करेंगे। वो जल गंगा तट से लेकर खुद ही नए कॉरिडोर से होते हुए मंदिर में प्रवेश करेंगे। गर्भगृह में पूजन के वक्त पीएम मोदी, पुजारियों और न्यास के सदस्यों के अलावा कोई और नहीं होगा। प्रधानमंत्री के ललिता घाट से आते ही 151 सदस्यों वाला डमरू का दल लगातार डमरू वादन करेगा। यही नहीं, पीएम मोदी जब यहाँ आएंगे तो उन्हें खास अंगवस्त्रम भी भेंट किया जाएगा। हमारे हाथ में वो अंगवस्त्र है जो माननीय प्रधानमंत्री जी काशी की यात्रा में काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के लिए आ रहे हैं। इस अवसर पे काशी के शिल्पियों द्वारा लगभग 12-13 दिन की मेहनत करके इस अंगवस्त्र को तैयार किया है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जाएगा। काशी में पिछले 3 दिनों से उत्सव मनाया जा रहा है। 40 टन फूलों से काशी विश्वनाथ धाम के आसपास का पूरा इलाका महक रहा है। कहते हैं काशी नगरी शिव के त्रिशूल पर विराजमान है और जब दुनिया का अंत हो जाएगा तब भी काशी रहेगी। ऐसी दिव्य नगरी के रक्षक को नए परिसर के अर्पित करने की खुशी में काशी वासी 11 लाख दीप जलाकर दीपोत्सव मनाएंगे। मंदिर प्रांगण के बाहर ये काशी चौक है, इसे काशी चौक कहा गया है। और आप देखिए यहाँ की तैयारियां, जितने भी गणमान्य अतिथि आएंगे सबके बैठने के लिए व्यवस्था की जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी यहीं पर इसका लोकार्पण करेंगे। कॉरिडोर के लोकार्पण के दिन देश के सैकड़ों साधु संत यहाँ मौजूद रहेंगे। सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के महंतों को न्योता भेजा गया है। ये खुशी का पल है। मात्र 33 महीने में बाबा विश्वनाथ के पूरे परिसर का कायाकल्प हो गया। ये कॉरिडोर बाबा को उनके भक्तों की ओर से दिया गया सबसे बड़ा तोहफा है। ज्ञान से प्रकाशित हो, आध्यात्म से प्रकाशित हो, विद्या से प्रकाशित हो, उसको काशी कहते हैं। तो यहाँ आध्यात्मिक स्वरूप वर्तमान में निखर के आ रहा है। पहले गलियों में एकदम धक्का मुक्की करके भगवान के भक्त आते थे। अब प्राचीन स्वरूप यही है, आनंद बन, जहाँ आके भगवान के भक्तों को आनंद की अनुभूति हो, प्रसन्नता हो, उसी को तो आनंद बन कहते हैं। काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पहले गंगा स्नान और फिर आचमन की मान्यता है। अब श्रद्धालु गंगा स्नान कर गंगा जल लेकर सीधे बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकेंगे। ये सब कुछ मंदिर के प्रांगण में ही हो सकेगा। काशी विश्वनाथ धाम में भव्य 27 मंदिरों के साथ साथ 24 विशेष भवन बनाए गए हैं। इसमें विश्राम गृह, म्यूजियम, सिक्योरिटी हॉल और पुस्तकालय है। अब काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को इन स्थान की महिमा के बारे में बताया जाएगा। धर्मशास्त्रों और पौराणिक ग्रंथों में हुए काशी के जिक्र का हिंदी अनुवाद यहाँ लगाए गए संगमरमर के पत्थरों पर उकेरा गया है। वाराणसी से ब्रजेश कुमार, रोशन जायसवाल, समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, आज तक। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। लेकिन इतिहास की ही अगर हम बात करें तो ये मंदिर लगभग 3500 वर्ष पुराना बताया जाता है। मंदिर का पहला निर्माण कब हुआ था, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई। हालांकि इस मंदिर पर कई हमले हुए और उसके बाद समय समय पर इसका जीर्णोद्धार होता रहा। मंदिर के बारे में कुछ बातें आपको जानना जरूरी हैं। जैसे ज्ञात इतिहास में कई बार विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। वर्ष 1585 में राजा टोडरमल ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। इसके बाद वर्ष 1777 में रानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। वर्ष 1835 में महाराजा रणजीत सिंह जी ने मंदिर के शिखर पर स्वर्ण की परत चढ़वाई थी। 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मंदिर के परिसर का जीर्णोद्धार करवाया और काशी विश्वनाथ मंदिर को मोक्ष प्रदायी माना जाता है। आदि शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे महापुरुष भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आए थे। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि राजा हरिश्चंद्र और राजा विक्रमादित्य ने भी मंदिर का समय समय पर जीर्णोद्धार करवाया था। इस मंदिर को तोड़ने के प्रयास मोहम्मद गौरी, औरंगजेब, जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह, शाहजहां भी कर चुके हैं, लेकिन हर बार मंदिर को नए सिरे से बनाया गया। बाबा विश्वनाथ मंदिर को मुगल आक्रमणकारियों ने जितनी बार तोड़ने का प्रयास किया, उतनी बार वो इसमें असफल रहे। हर बार भोलेनाथ के आशीर्वाद से उनके भक्तों ने इस मंदिर को दोबारा से तैयार कर दिया। इतिहास के पन्नों में इस दिव्य मंदिर को तोड़ने के प्रयास और जीर्णोद्धार के भागीरथी प्रयास का भी उल्लेख मिलता है। और यही कारण है कि जब काशी एक बार फिर अपने प्रभु के मंदिर का प्रांगण और उसका जीर्णोद्धार देख रही है तो खुशी झूम रही है। वो अपने घरों में दीप जलाकर शिव दीपावली मनाने की तैयारी कर रही है। पिछले 3 दिनों से काशी में उत्सव मनाया जा रहा है। काशी बन गई पतंगा। झूम रहे सब मस्त मलंगा। काशी की चाहत शिव है। काशी की रंगत शिव है। जब तक शिव है तब तक काशी, ये नगरी है अविनाशी। मसानों से घिरी, ज्वालाओं से तपी, ये काशी महाकाल की शक्ति का भभूत लपेटे नाच रही है। काशी, भव्य काशी, डमरू की निनाद से गूंज उठी है। काशी प्रभात फेरियां निकलना काशी विश्वनाथ में शुरू हो गया है। आपको तस्वीरें दिखाऊं किस तरह से यहाँ पर प्रभात फेरियां निकल रही है। ये पूरी प्रभात फेरी काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाने वाली है और ये तस्वीरें दिखाने वाली है। काशी की हवाओं में जैसे भांग बह रही हो। काशी में जैसे सब शिव हैं, सबके शिव हैं, सब में शिव हैं। ऐसा अलौकिक दृश्य काशी ने कभी नहीं देखा था। महादेव की नगरी उस ऐतिहासिक घटना की साक्षी बनने जा रही है जो कई कई सालों में एक बार होती है। विश्वनाथ के दरबार का जीर्णोद्धार हुआ है, ये खुशी उसी की है। यहाँ पर आप उत्सव के इस माहौल को की अनुभूति करिए, उसे महसूस करिए। कुछ घंटों में यानी कि 13 तारीख को जब ये मंदिर काशी कॉरिडोर खुलेगा तो लोगों के उत्साह का क्या रूप होगा ये आज से ही दिखने लगा है। हम आपको दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं किस तरीके से लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। इस तरफ महिलाएं हैं, उनके भी नृत्य हैं और ये सब कुछ काशी मंदिर में भगवान जो विश्वनाथ है, बाबा विश्वनाथ के प्रांगण में आप इन चीजों को देख सकते हैं। ये बताइए कि अभी आपकी अनुभूति कैसी है जब ये नए स्वरूप में सामने आया? तो हमारे श्रील प्रभुपाद जी जिन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र को पूरे विश्व में प्रसार किया, वो कहते थे कि अनुभूति आप कहीं पर भी हो, यहाँ पर हो या किसी भी गंदे स्थान में भी हो, लेकिन जैसे ही भगवान के समक्ष आप आते हैं, यहाँ पे बाबा विश्वनाथ हैं, वो तो प्रभु राम के बड़े प्रिय हैं। तो ये जो दिव्य उन्माद है यहाँ पर आने के बाद, ये जो अनुभूति है, इसके लिए हम बहुत ही आभारी रहेंगे पूरे विश्वनाथ मंदिर के ट्रस्ट के भी। और आज हमारे हृदय में जो हम लेकर जा रहे हैं उसे हम पूरे विश्व में बांटेंगे, इस शांति, इस आनंद को और इस सेवा भाव को। काशी की सड़कों पर तिल रखने की जगह नहीं, देश विदेश से आए शिव भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं।
ढोल नगाड़ों की थाप ऐसी है कि यहाँ हर व्यक्ति झूमता हुआ नटराज बन गया है। काशी की सड़कों पर शिव बारात निकल रही है। अलग अलग रूपों में बच्चे शिव से जुड़ी झांकियां निकाल रहे हैं। सभी अपनी धुन में मस्त हैं, अपने तरीके से शिव भक्ति में रमे हुए हैं। काशी मुस्कुरा रही है, काशी इटला रही है, और जो न इटलाए जो सीन्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो बारात यहाँ पर भगवान शिव की निकल रही है और भगवान शिव के भक्तों के वेश में छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। एक्साइटमेंट है आप लोग, क्या करिए, क्या रहा है, क्या है? ये भूत बना है, ये भूत बनी है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण से पहले शिव भक्तों ने कलश यात्रा भी निकाली। किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ के लिए ये कलश यात्रा हम यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए पूरे हर्ष उल्लास के साथ इस कलश यात्रा को यहाँ पर निकाला गया है। महत्व क्या होता है इस कलश यात्रा का? आज ये कलश यात्रा जो निकाली है, कितना उल्लास है? हाँ, सभी को उल्लास है। जय। ये जो कलश यात्रा यहाँ पर निकल रही है, ये बाबा का या कॉरिडोर का जो उद्घाटन हो रहा है, उसी लिए ये कलश यात्रा शुरू हुई है। और बनारस की ऐसी परंपरा है कि कोई भी बनारस में भूखा नहीं सोता है, तो इसीलिए हम लोग माँ अन्नपूर्णा और बाबा शिव माँ से भिक्षा मांग रही है। आप लोगों के मन में कितना उल्लास है कॉरिडोर के खुलने का? ये बहुत ज्यादा, इसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि धार्मिक होने के साथ साथ हम आधुनिकता के भी टच में आए हैं, जो बहुत अच्छी बात है। हम सब के लिए बहुत पॉजिटिव है। शिव भक्ति के रंग से उजला कोई रंग नहीं होता। काशी में आज कई रंग हैं। यहाँ भक्ति का रंग है, मस्ती का रंग है, आध्यात्म और आस्था का रंग है। सब रंगीन हो गया है। इंद्रधनुष भी फीका है काशी के इन रंगों के आगे। काशी के लोग भी खुश हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने से मंदिर प्रांगण का जीर्णोद्धार हो गया है। अब यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या बढ़ेगी तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। अच्छा, गलियां तो वैसे ही यथावत ही हैं। गलियां कहाँ टूटी हैं, बल्कि काशी मेरी और सुंदर हो गई है। जब तक नया कुछ नहीं होगा तब तक क्या पता लगेगा। काशी की और नई पहचान बन गई। ये बनने से कॉरिडोर आपको फायदा है? सुंदर, अति सुंदर हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। बदल गया पूरा, जो है काशी बदल गया जो है, और बाबा का धाम तो एक नंबर का हो गया। इसके बदलने से फायदा है? हाँ, फायदा है, होगा, आगे चल के विकास हो रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। कई अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित होने हैं और इसी में से एक कार्यक्रम गायक नीरज कुमार सिंह का भी है। वो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपने गीत बम बम बोल रहा है काशी गुनगुनाएंगे। हम आज ही उनके सुरों में ये गीत, आइए आपको सुनवाई देते हैं। इस वक्त हमारे साथ कॉरिडोर में और इस प्रांगण में मौजूद हैं और उनके परफॉर्मेंस को जो कल होगा हम अभी अपने दर्शकों के लिए भी लाएंगे, लेकिन उनके मुख से वो गीत जरूर हम आपको सुनाएंगे। स्वागत है आपका नीरज जी। तो बम बम बोल रहा है काशी, जी जी, तो हमारे दर्शकों के लिए क्या है? हो मायन पूर्णा भैरो बाबा रहा न कोई बाकी, हर बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। माँ गंगा की पावन धारा और शंकर अविनाशी, हर बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। सब दूर दूर से आवेला भोला के दर्शन पावेला, सब दूर दूर से आवेला भोला के दर्शन पावेला। माँ गंगा की गोद में बसते साधु संत सन्यासी,
अरे बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। बहुत शानदार। इस गाने को तो आपने बहुत पॉपुलर किया, लेकिन जब आप इस प्रांगण में खड़े हैं और कहा जाता है कि आप उसी वक्त गाना बनाने में भी उतने ही महारथी हैं, तो हम बाबा विश्वनाथ के इस पताका के नीचे उनके इस प्रांगण में मौजूद हैं, तो आप क्या गुनगुनाएंगे इस वक्त? विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना है, तो ये बाबा का आशीर्वाद है कि तुरंत लिख लेते हैं, तुरंत गा भी देते हैं। अरे विश्वनाथ कॉरिडोर अब बन गया और दुनिया से सब कोई आ गया, गली गली में झूम के लोग गाएगा, शंकर के डमरू डम डम डम, हो बोले शंकर के डमरू डम डम डम। आइए आगे बढ़ते हैं। आज हमारा पूरा देश 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की ऐतिहासिक हार पर विजय पर्व मना रहा है। आज से ठीक 50 वर्ष पहले हमारी भारतीय सेना ने अपनी वीरता से दुनिया का नक्शा बदल दिया था। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके एक नया राष्ट्र बांग्लादेश बना दिया था। 1971 के युद्ध के 50 वर्ष पूरे होने पर आज दिल्ली के इंडिया गेट पर स्वर्णिम विजय पर्व मनाने की शुरुआत हुई। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजय पर्व कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन तक चलने वाले विजय पर्व में 1971 के युद्ध के शूरवीरों की कहानियां दिखाई जाएंगी, ताकि देश की युवा पीढ़ी भारतीय सेना के शौर्य को और नजदीक से देख सके, समझ सके। 13 दिन तक चलने वाले इस युद्ध में 16 दिसंबर को 1971 को 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों ने ढाका में भारत के सामने सरेंडर किया था। पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल A.K. न्याजी ने भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर किया था और ये तस्वीरें पूरी दुनिया में मशहूर हुई। लेकिन भारत ने दया दिखाते हुए 1972 के शिमला समझौते के तहत सभी पाकिस्तानी सैनिकों को छोड़ दिया था। इस कदम से दुनिया भर में भारत की उदारता और पाकिस्तान की कायरता की चर्चा एक बार फिर से होने लगी थी। आज भी पाकिस्तान 1971 की हार के अपमान को भुला नहीं पाया है। इसीलिए भारत के विरुद्ध आतंकवाद के द्वारा कायराने हरकतें कर रहा है। आज हमने 1971 के युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत पर एक विशेष रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, जिसे देखना आपको जरूर चाहिए। भारत के सामने घुटने टेकने वाली इस ऐतिहासिक तस्वीर को पूरे 50 साल हो गए। ये तस्वीर पाकिस्तान को आज भी याद दिलाती है कि अपने जुल्म और अन्याय की वजह से उसे 2 टुकड़ों में बढ़ जाने की सजा मिली थी। 16 दिसंबर 1971 को 13 दिन की जंग के बाद 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने हथियार डाले और बांग्लादेश का जन्म हुआ। वो साल था 1971। वो भारत की महाविजयी का वर्ष था। भारतीय सेना के लिए सबसे यादगार पल था। एक तरफ मेरा भारत महान, तो दूसरी तरफ हथियार डालता पाकिस्तान। आज भारत एक बार फिर अपनी ऐतिहासिक जीत का विजय पर्व मना रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान 1971 में हुई अपनी विश्वव्यापी बेइज्जती की आग में जल रहा है। इसलिए यह युद्ध केवल पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नहीं था, बल्कि अत्याचार और अन्याय के खिलाफ था। यह विजय केवल भारत की पाकिस्तान पर जीत भर नहीं थी, बल्कि यह न्याय की अन्याय पर, सदाचार की दुराचार पर जीत थी। आप सभी शायद मार्टिन लूथर किंग जूनियर के उस कथन से अवगत होंगे, जिसमें उन्होंने कहा था कि इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। यानी किसी भी जगह अगर अन्याय हो रहा है तो वो दूसरी जगह व्याप्त न्याय के लिए भी खतरा पैदा करता है।
1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान के अनगिनत बंगाली बहनें और भाइयों पर अत्याचार और अन्याय हो रहा था तो वह दूसरे देशों को भी प्रभावित कर रहा था। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हमारे बंगाली बहनों और भाइयों का आखिर कसूर क्या था। बस यही कि वे अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, अपनी कला और संस्कृति और भाषा के संरक्षण की मांग कर रहे थे। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध की चिंगारी की आग पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश से उठी, जब एक चुनी हुई सरकार को पाकिस्तान ने सत्ता देने से मना कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान में जनता के चुने हुए अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पश्चिमी पाकिस्तान में नजरबंद कर दिया। ये कदम आग में घी डालने जैसा साबित हुआ। नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश में विरोध की चिंगारी सुलग गई। पश्चिमी पाकिस्तान के इस कदम से बांग्लादेश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई, जिसे रोकने के लिए पाकिस्तान ने अपने सैनिकों की मदद से कत्लेआम शुरू कर दिया। I would like to make it absolutely clear that we shall defend our honor. We shall defend our territorial integrity with all the forces at our command. पाकिस्तान के जुल्मों का पहला असर यह हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स, ईस्ट बंगाल रेजिमेंट और अर्धसैनिक बलों ने बगावत कर दी और हजारों लोगों के साथ संघर्ष में शामिल हो गए। इस तरह बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी का जन्म हुआ। उधर आम बंगालियों पर जुल्म इतना बढ़ा कि 10 लाख शरणार्थी भारत में दाखिल हो गए। पाकिस्तानी सेना ने उन्हें सीमा पार भी गोलीबारी करके मारना चाहा। इसी गोलीबारी में 355 भारतीयों की जानें चली गई। इस घटना को लेकर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चिंता जताई और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिका, ब्रिटेन समेत 5 देशों की यात्रा करके तुरंत दखल देने की मांग की। तब भारत ने ये साफ कर दिया कि अगर शांति बहाली की कोशिश नहीं की गई तो भारत तमाशा नहीं देखेगा, बल्कि सैनिक दखल देने के लिए मजबूर होगा। हमने यहाँ भारत में भी 3 वादे किए थे अपनी जनता से। पहले ये कि जो शरणार्थी यहाँ आए हैं वो सब वापस जाएंगे। दूसरा ये कि हम हर तरह से मुक्ति वाहिनी की सहायता करेंगे, बांग्लादेश के लोगों की मदद करेंगे। और तीसरे कि शेख साहब को हम जरूर छुड़वाएंगे जेल से। हमने भी अपने 3 वादे पूरे किए हैं। शरणार्थियों की तादाद जब बढ़ने लगी तो भारत ने सीमा पार किए बगैर पाकिस्तानी फौज पर हल्के हथियारों से निशाना साधा। जवाब में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हमला बोला। इसके बाद भारतीय सेना ने अपना ऑपरेशन शुरू किया। सिर्फ 13 दिन की लड़ाई में भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना को पराजित कर दिया। संख्या में ज्यादा होने के बावजूद जनरल नियाजी ने हथियार डाल दिए। भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराते समय पाकिस्तान को हराया, लेकिन युद्ध बंदियों के साथ मर्यादित व्यवहार किया। ऐसा इतिहास में कम ही देखने को मिलेगा कि कोई देश दूसरे देश को युद्ध में हराने के बाद उस पर अपना प्रभुत्व न जताए, बल्कि वहां के राजनीतिक प्रतिनिधि को सत्ता सहर्ष सौंप दे। पर भारत ने ऐसा ही किया, क्योंकि यह व्यवहार हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार का एक हिस्सा है। हमारी एक परंपरा रही है जिसके चलते भारत ने कभी किसी दूसरे देश पर न तो आक्रमण किया है, न तो दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर भी हमारे भारत ने कभी कब्जा किया है। युद्ध हमें यह भी बताता है कि मजहब के आधार पर हुआ भारत का विभाजन एक ऐतिहासिक गलती थी। पाकिस्तान का जन्म एक मजहब के नाम पर हुआ, मगर वह एक नहीं रह सका। 1971 की हार के बाद हमारा पड़ोसी देश बराबर हमारे भारत में लगातार एक छद्म युद्ध चला रहा है। 1971 के युद्ध में भारत ने शौर्य और शिष्टाचार की एक मिसाल पेश की, लेकिन बदले में पाकिस्तान आज भी नहीं सुधर पाया। पाकिस्तान जानता है
कि भारत से सीधे सीधे युद्ध में सिर्फ हार मिलेगी। इसीलिए वो भारत में आतंकवादी भेजने से लेकर कश्मीर में शांति फैलाने जैसी हरकतों में उलझा हुआ है। लेकिन भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार है और ये विजयी पर्व भारत की तरफ से पाकिस्तान की पराजय का उद्घोष है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। विजय पर्व के अवसर पर देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की कमी बहुत महसूस की गई। जनरल रावत अब इस दुनिया में हमारे साथ नहीं हैं। 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में उनका निधन हो गया। अपने निधन से एक दिन पहले यानी कि 7 दिसंबर को जनरल रावत ने एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया था। इस मैसेज में जनरल रावत ने 1971 के युद्ध में भारत की जीत पर बधाई देते हुए युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी थी। जनरल बिपिन रावत का अंतिम संदेश आप भी सुनिए। स्वर्णिम विजय पर्व के अवसर पर मैं भारतीय सेना की सभी बहादुर जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय सेना की 1971 की लड़ाई में जीत की 50वीं वर्षगांठ को हम विजय पर्व के तौर पर मना रहे हैं। मैं इस पावन पर्व पर सशस्त्र सेनाओं के वीर जवानों को याद करते हुए उनके बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 12 से 14 दिसंबर तक इंडिया गेट पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि विजय पर्व अमर जवान ज्योति की लौ की छाव में आयोजित किया जा रहा है, जो कि हमारे वीर शहीदों की याद में स्थापित की गई थी। हम सभी देशवासियों को इस विजय पर्व के जश्न में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करते हैं। अपनी सेनाओं पर है हमें गर्व, आओ मिलकर मनाएं विजय पर्व। जय हिंद। जनरल बिपिन रावत चाहते थे कि भारतीय सेना को एडवांस और स्वदेशी हथियारों से लैस किया जाए। इसी क्रम में भारतीय सेना को स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पिनाका मिसाइल का एक्सटेंडेड वर्जन पिनाका ER मिलने जा रहा है। इस मिसाइल का सफल परीक्षण हाल ही में राजस्थान के बोगरण में किया गया। पिनाका मिसाइल की रेंज अब बढ़कर करीब 70 किलोमीटर हो गई। ये एक आर्टिलरी मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है जिसे 44 सेकंड में 70 से ज्यादा रॉकेट दागे जा सकते हैं। भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर बना यह रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी है। पिनाका मिसाइल सिस्टम को देश के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने तैयार किया है। स्वदेशी तकनीक पर बनी पिनाका पिछले 1 दशक में सेना में शामिल है, लेकिन पिनाका ER को जरूरतों को ध्यान में रखकर अपग्रेड किया गया। पिछले साल चीन के साथ शुरू हुए तनाव के बीच पिनाका को हाल ही में चीन बॉर्डर पर तैनात किया गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कोरोना लगातार हमारे देश में अपने पैर पसार रहा है। कितना खतरनाक है ये, देखिए हमारी विशेष पेशकश श्वेता सिंह के साथ। देखते रहिए आज तक।